नमस्कार दोस्तों आज एक बार फिर से हम लोग एसएससी सीजीएल का एक और सेट जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले जो है हम 17 सेट्स सॉल्व कर चुके हैं। ये आज हमारा 18 सेट है और स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन है ये आपको विजिबल हो गया होगा। देखिए पहला क्वेश्चन मुझसे क्या डिमांड कर रहा है। ये मुझसे कह रहा है कि जो अंडरलाइन पार्ट है उसके अंदर मुझे देखना है कि कोई एरर है या नहीं है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। इफ इट हैड नॉट रेन्ड दे वुड हैव पोस्टपोन द प्रोग्राम्स। देखिए मैक्सिमम जितनी भी सेंटेंसेस हम लोग इफ से देखते हैं ना, हमारे दिमाग में कंडीशनल सेंटेंस डेफिनेटली आना चाहिए। और एक कंडीशनल हमने पढ़ी है कि इफ के साथ में यदि हैड प्लस थर्ड फॉर्म होती है तो आगे जो रिजल्ट होता है इसके अंदर बेसिकली हम लोग वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव देखते हैं और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते हैं। नाउ बेसिकली इस सेंटेंस के अगर अंदर हम देखें तो इफ के साथ में मुझे हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिख रही है। क्योंकि मुझे इफ के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिख रही है तो हम श्योर हो गए कि कंडीशनल सेंटेंस है। अब आगे चेक करें क्या आपको वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव दिख रहा है। तो मुझे दिखा नहीं, यहाँ पर हैव तो नहीं है, तो यानी बेसिकली गलती तो है। तो नो सब्सटीट्यूशन होगा नहीं। फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि हैव नहीं है, सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि हैव नहीं है। तो बेसिकली फोर्थ ऑप्शन इज माई राइट आंसर, वुड नॉट हैव पोस्टपोन्ड। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ये कंडीशनल सेंटेंस है कि इफ इट हैड नॉट रेन्ड दे वुड नॉट हैव पोस्टपोन्ड द प्रोग्राम्स, कि यदि बारिश नहीं हुई होती तो उन्होंने फंक्शन को यानी कि प्रोग्राम को पोस्टपोन नहीं किया होता। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है ये वन वर्ड का क्वेश्चन है। मुझसे वन वर्ड की जो है ये डिमांड कर रहा है। देखते हैं क्या कह रहा है ये। केपेबल ऑफ बीइंग डन, यानी जिसे आप आसानी से कर सकते हो। देखो जिसे आप आसानी से कर सकते हो ना, बेसिकली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो सीजीएल ने सर पूछा था। देखिए यहाँ पर है ना, यूजफुल तो होगा नहीं और सूटेबल भी नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब बेसिकली है ना, प्रैक्टिकल का मतलब भी यही है जिससे आप कर सकते हो, और फीजिबल का मतलब भी ये है कि जिसको ना किया जा सके। तो बेसिकली आंसर तो दोनों ही सही है, लेकिन जो प्रैक्टिकल होता है ना, इसके क्या बहुत सारे मतलब होते हैं। प्रैक्टिकल का बेसिकली मतलब व्यवहारिक भी होता है। कहते हैं ना भाई ये व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल है, यानी बहुत व्यवहारिक व्यक्ति है। आप प्रैक्टिकल को बेसिकली है ना सेंसिबल के सेंस में भी यूज करते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ जो मेरा राइट आंसर है ना, कि जिसे किया जा सकता है, यानी जो किया जा सके, उसका जो राइट आंसर एसएससी ने माना था वो माना था फीजिबल। कि भाई फीजिबल का मतलब है कि फेवरेबल कंडीशंस है मेरे लिए कि ये काम हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ फीजिबल ऑप्शन में नहीं होता ना तो डेफिनेटली प्रैक्टिकल भी राइट आंसर ही था। ठीक है, यानी कि हम प्रैक्टिकल भी टिक करते, बट कब, जब फीजिबल ऑप्शन में नहीं होता। तो अभी फिलहाल के लिए तो राइट आंसर हमें क्या टिक करना पड़ेगा, फीजिबल। फीजिबल मतलब फेवरेबल कंडीशंस जो कि काम को करने के लिए होती है, सूटेबल कंडीशंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रही है। अगेन ये वन वर्ड का एक क्वेश्चन है जो इसने फिर पूछा था कि अ पर्सन हु डिसीव्स अदर्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को क्या देता हो, धोखा देता हो, क्या बनकर, कोई और बनकर, यानी कोई दूसरा व्यक्ति प्रिटेंड बनकर वो दूसरों को क्या देता हो, धोखा देता हो। तो उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, पाखंडी कहते हैं। उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, ढोंगी कहते हैं। और पाखंडी और ढोंगी के लिए बेसिकली हम जो वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का क्या मतलब होता है, ढोंगी। इम्पोस्टर का क्या मतलब होता है, पाखंडी। अनरिकॉग्नाइजेबल का मतलब तो ये होता है कि जिसको आप पहचान ना सको। ठीक है, अनएक्सेसिबल का क्या मतलब होता है, जिसे आप एक्सेस ही नहीं कर सकते, चला ही नहीं सकते। और फ्रॉड का क्या मतलब होता है, फ्रॉड यानी धोखा देने वाला। तो यहाँ फिलहाल जो दूसरा बन करके यानी कि कोई और बन के आपको धोखा दे रहा है उस व्यक्ति को बेसिकली हम क्या कहते हैं, इम्पोस्टर यानी कि ढोंगी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। द वर्कर रिसीव्स अ सम फॉर द सर्विस दे रेंडर्ड, यानी एक व्यक्ति जो काम के बदले में जिनको पैसे मिलते हैं। देखो यहाँ पर इसने बोला है सर्विसेज, यानी कि आप सामने वाले को क्या प्रदान कर रहे हो, सर्विसेज प्रदान कर रहे हो। उसके एवज में जो सम आपको रिसीव होता है यानी कि जो पैसे आपको मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो बेसिकली ऑप्शंस के मतलब देखें तो यहाँ रिमेम्बरेंस का मतलब होता है किसी चीज को याद करना। ठीक है, रेम्यूनरेशन का बेसिकली मतलब होता है कि सर्विसेज के बदले जो आपको पैसे मिलते हैं ना, जिसको आप बेसिकली आपके वेजेस कहते हो, है ना, भत्ता जिसे आप कहते हो, या आप अपनी सैलरी भी कह सकते हो। तो रेम्यूनरेशन इज बेसिकली कि आपको आपके काम के बदले क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। रिक्रूटमेंट मतलब आप जानते ही हैं, रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती होती है, कई जगहों पर अपन अप्लाई करते तो रिक्रूटमेंट के लिए करते हैं। और रिजुविनेशन का मतलब क्या होता है कि फिर से, है ना, कहते हैं ना यार बहुत ज्यादा जवान दिख रहा है, यंग दिख रहा है, तो यानी कि फिर से यंग होना, जवान होना, वो क्या कहलाता है, रेजुविनेशन कहलाता है। यानी कि बेसिकली जो सम आपको आपकी सर्विसेज के बदले मिलता है उस सम को हम क्या कहते हैं, उस सम को हम रेम्यूनरेशन
कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, अगेन आपको एरर स्पॉटिंग का जो है ये क्वेश्चन है, देखते हैं क्या एरर है। बट द सिटी व्यू फ्रॉम द एफिल टावर इज अमेजिंग। देखो ये कह रहा है कि जो सिटी का व्यू है कहाँ से, एफिल टावर से, वो कैसा है, अमेजिंग है। तो सिटी का व्यू एफिल टावर से, तो ना तो फ्रॉम में कोई मिस्टेक है, व्यू में भी कोई मिस्टेक नहीं है, अमेजिंग है ये भी गलत नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली जो रॉन्ग वर्ड है ना वो बर है। बर का ना मतलब क्या होता है, बर का बेसिकली मतलब होता है, देखो यहाँ पर ना ये बर है ना एक तरीके से आपके इमोशंस है ना। जब हमें बहुत ज्यादा ठंड लगती है ना तो हम कप कपी नहीं करते हैं, तो दांत जो हमारे कटकटाते हैं, वो जो आवाज निकलती है ना कांपने की, वो बर कहलाता है। अब यहाँ सिटी व्यू के लिए बर की साउंड थोड़ी ना निकालेंगे हम, या तो कह सकते हैं वाव, ये तो कोई खुशी का रिएक्शन है तो आप वाव कह सकते हैं, वाव द सिटी व्यू फ्रॉम द एफिल टावर इज अमेजिंग। तो यहाँ पर ये जो बर वर्ड था ये गलत था, इसकी जगह राइट एक्सप्रेशन जो है वो वाव हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, वर द प्लांट्स बीइंग ग्राफ्टेड बाय द गार्डनर। सीधा सीधा ही मुझसे एक्टिव वॉइस पूछ रहा है, ऑलरेडी इसने मुझे पैसिव वॉइस दे रखा है क्योंकि वॉज वर्ड के बाद बीइंग है, ग्राफ्टेड है। तो यहाँ पर जो मेरा सेंटेंस है वो गार्डनर से, जो गार्डनर है वो मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, तो डेफिनेटली वॉज दिखना चाहिए। तो वर से तो मेरा आंसर राइट स्टार्ट होगा नहीं, गार्डनर के साथ वर आएगा नहीं और प्लांट से हम करेंगे नहीं। तो यहाँ पर जो है क्या बोलूंगी मैं, वॉज द गार्डनर, बिल्कुल सही है। और वॉज वर्ग के साथ में मुझे क्या लगाना है, आईएनजी फॉर्म लगाना है। तो क्या बोलूं, वॉज द गार्डनर ग्राफ्टेड या वॉज द गार्डनर ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग बोलूंगी। तो हमारा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 कि वॉज द गार्डनर ग्राफ्टिंग द प्लांट्स। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है वो आपसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ एजुकेशनल की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, एक्सीलेंट की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है और टेक्नोलॉजी की भी सही है। नेसेसिटी की जो स्पेलिंग है ना, इसमें बेसिकली 2 बार एस आता है, तो राइट स्पेलिंग क्या होती है, NECESSITY। तो मेरा रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड क्या हो गया, नेसेसिटी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ही मुझसे एंटोनिम पूछ रहा है किसका, क्रोनिक का। तो बेसिकली क्रोनिक का मतलब क्या होता है, जो बीमारी लंबी चलती है ना। तो जो लंबी चलने वाली बीमारी होती है ना उसे हम कहते हैं क्रोनिक डिजीजेस। तो अब यहाँ पर यूजुअल का मतलब तो आम हो गया, कॉमन का मतलब भी आम हो गया, यूनिवर्सल का मतलब भी आम, तो ये तीनों तो होंगे नहीं। तो माइल्ड का मतलब होता है हल्की फुल्की, यानी कि जो कुछ देर का हो, हल्का हो, है ना, वो कहलाते हैं माइल्ड। तो क्रोनिक का एंटोनिम क्या हो जाएगा, माइल्ड। क्रोनिक मतलब जो लंबा चले और माइल्ड मतलब हल्का फुल्का, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मुझसे सिनोनिम पूछ रहा है मेस्मराइज का। देखो मेस्मराइजेशन का बेसिकली मतलब होता है किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित करना, खींचना, है ना, जिसको आप अल्यूरिंग भी कह सकते हैं। तो बेसिकली जब कोई चीज अपन को खींचती है ना उसको अपन कहते हैं मेस्मराइजिंग। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, सिनोनिम पूछ रहा है फैसिनेटेड। तो फैसिनेटेड का मतलब भी क्या होता है, अल्यूरिंग यानी अपनी ओर आकर्षित करना। इरिटेट, अनॉयड, बोर्ड, ये तो नेगेटिव वर्ड हो गए, जबकि मेस्मराइज कैसा वर्ड है, पॉजिटिव। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फैसिनेटेड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये बोल रहा है फाउल स्मेल विल कम इफ द फूड इज नॉट फ्रेश। यानी आपसे वन वर्ड पूछ रहा है नॉट फ्रेश का, यानी जो चीज फ्रेश नहीं होती। क्रिस्पी तो होगा नहीं, क्रिस्पी तो कुरकुरा होता है। ऑर्डरलेस का मतलब होता है जिसका बेसिकली कोई कलर या खुशबू नहीं होती है ना, उसे हम बेसिकली ऑर्डरलेस बोलते हैं। स्टेल जो है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेल का मतलब होता है बासी, है ना, पुराना, उसको हम कहते हैं कि स्टेल है, खाना स्टेल है यानी कि बासी है, पुराना है। तो नॉट फ्रेश का यही मतलब हो गया, समथिंग विच इज नॉट फ्रेश, तो वो क्या होता है, स्टेल होता है ना, बासी। ब्रिटल का मतलब क्या हो गया, ऐसी कोई भी चीज जो क्या है, नाजुक है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, तुम्हारा राइट आंसर इज स्टेल। आगे बढ़े, अबॉलिश। अबॉलिश का बेसिकली मतलब होता है किसी भी चीज को त्यागना, वो क्या कहलाता है, अबॉलिश। अबेंडन कहते हैं ना, भाई इस चीज को हमने त्याग दिया है ना, तो वो कहलाता है। अब इसका मुझसे एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम है तो देखो किल तो होगा नहीं, किल का मतलब ही मारना ही होता है ना। टर्मिनेट भी क्या होता है, किसी चीज को हटा देना। डैमेज भी नेगेटिव है, तो एक ही वर्ड दिख रहा है, एस्टैब्लिश। एस्टैब्लिश यानी वापस से किसी चीज को बनाना, वो क्या कहलाता है, एस्टैब्लिश, है ना। तो बनाना इज एस्टैब्लिश, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हटाना, त्यागना, वो अबॉलिश हो जाएगा। तो अबॉलिश का एंटोनिम क्या होगा, बेसिकली एस्टैब्लिश। आगे बढ़ते हैं, अगेन ही मुझसे एंटोनिम पूछ रहा है किसका, प्रेडिक्टेबल का। नो, चीजें प्रेडिक्ट करने का मतलब क्या होता है, प्रेडिक्टेबल यानी पूर्वानुमान, यानी ऐसी कोई चीज जिसका आपने पहले से क्या लगा लिया था, अनुमान लगा लिया था ना, वो बेसिकली क्या कहलाता है, पूर्वानुमान इज प्रेडिक्टेबल। अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस की मीनिंग आनी चाहिए। अनएक्सपेक्टेड का मतलब है जिसकी आपने उम्मीद ही नहीं की थी वो हो जाए, है ना। अनडिविएटिंग का मतलब है जो डिविएट ना हो, डिविएट ना मतलब जो बिना मुड़े सीधा सीधा चला जाए, यानी कि समथिंग विच इज गोइंग स्ट्रेटली, यानी डायरेक्टली कोई चीज चल जाए, वाया वाया होकर ना जाए, बिना मुड़े ना जाए। एविडेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है, जो चीज बहुत क्लियर होती है, कहते हैं ना बहुत एविडेंट है, क्लियर है, ऑब्वियस है, यानी ऐसी कोई भी चीज जो क्या है, अपने लिए स्पष्ट है,
वो क्या कहलाती है, एविडेंट कहलाती है। और इनफेलिसिटेट का क्या मतलब होता है, ऐसी कोई चीज जो कहते हैं ना इनअप्रोप्रिएट हो, इनअप्रोप्रिएट यानी जो आपको ना हैप्पीनेस ना दे, खुशी ना दे, है ना, वो क्या कहलाती है, इनवैलिड, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। अब पूर्वानुमान का खुशी ना देने से तो कोई सेंस है नहीं, पूर्वानुमान का एविडेंट से भी कोई मतलब नहीं है, एंटोनिम अलग पूछ रहा है। अच्छा डायरेक्टली भी नहीं है, इसका क्या हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड। यहाँ पर आपने उम्मीद कर ली थी, पूर्वानुमान लगा लिया था, और यहाँ पर आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, यानी यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पता था, सब कुछ आपके लिए सरप्राइजिंग था। तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, अनएक्सपेक्टेड। आगे बढ़ते हैं। इजी डज का मतलब है आराम आराम से करो यार, धीरे धीरे करो, ध्यान से करो, गलती मत करो, चांसेस नहीं है गलती करने के। तो इजी से याद रखेंगे, इजी डज यानी करना, इजी यानी आराम से करो किसी भी काम को, है ना। यूज टू टेल समवन टू डू वायलेंटली नहीं होगा, रेयरली भी नहीं होगा, हॉरिडली भी नहीं होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग स्लोली एंड केयरफुली, कि भाई स्लोली, धीरे धीरे, आराम आराम से करो, है ना, वो क्या कहलाता है, इजी डज इट। आगे बढ़े। रिलक्टेंट का अगेन ये आपसे एंटोनिम पूछ रहा है। नो बेसिकली रिलक्टेंट का क्या मतलब होता है, रिलक्टेंट का मतलब होता है बिना इच्छा के, यानी अनिच्छा से जब आप कोई काम करते हो ना, आपकी इच्छा नहीं है, आपके काम करने का कुछ भी मन नहीं है, तो जब इच्छा ना हो उसे कहते हैं रिलक्टेंट। इसका एंटोनिम पूछ रहा है, ये ध्यान रखना, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली ओबीडियंट का मतलब तो आज्ञा का पालन करना होता है, ये होगा नहीं। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है, ये भी नहीं होगा। डेस्परेट का मतलब होता है किसी काम को करने के पीछे पागल हो जाना, और ये इतना पागल, डेस्परेट वर्ड होता है ना, ये नेगेटिव सेंस में होता है, क्योंकि आप मुझे कहोगे डेस्परेट का यही तो मतलब होता है काम को करने की इच्छा होना, डेस्परेट हूं मैं, है ना। नहीं, डेस्परेट का बेसिकली मतलब होता है कि भले जान ही चली जाए, कोई भी सिचुएशन हो, मुझे तो करना ही करना है ना, तो ये नेगेटिव सेंस में चला जाता है। तो डेस्परेट भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, एंथुजियास्ट। एंथुजियास्ट का मतलब है किसी काम को करने की एक तरीके से प्रबल इच्छा, कि भाई हम करेंगे ही करेंगे, ना, जो जुनून होता है ना, तो ये पॉजिटिव सेंस में होता है। तो यहाँ रिलक्टेंट यानी काम को करने की इच्छा नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एंथुजियास्ट। अगेन आई एम सेइंग डेस्परेट जो है वो सेंस कैसा देता है, नेगेटिव सेंस देता है ना। डेस्परेट वर्ड कैसा सेंस देता है, नेगेटिव सेंस देता है, जबकि मेरा राइट आंसर क्या है, मेरा राइट आंसर होगा एंथुजियास्ट। एंथुजियास्ट पॉजिटिव सेंस देता है, किसी भी काम को करना ही करना है, अच्छे से करना है, वो कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट अगेन ये मुझसे एक्टिव वॉइस पूछ रहा है, बाय हुम वर यू इंजर्ड। देखो इस शिफ्ट में ना मेरे को दोनों बार पैसिव दिया और मुझसे एक्टिव की डिमांड हो रही है, ठीक है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखनी चाहिए यहाँ पर, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो मेरा राइट आंसर सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया कि हु इंजर्ड यू, किसने तुम्हें इंजर्ड किया। क्योंकि वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म है ना, तो डेफिनेटली हम एक स्टेप ऊपर जाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म ढूंढेंगे, सिंपल पास्ट टेंस V2 ढूंढेंगे, तो V2 मुझे सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन में ही नजर आ रही है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्या है, कट कॉर्नर। नाउ कट कॉर्नर जो बेसिकली ईडीएम है ना, इसको आप कैसे याद रखेंगे, कॉर्नर को कट करना, कपड़े के कॉर्नर को कट करना। और कपड़े के कॉर्नर को आपने कट क्यों किया है, इसलिए किया है ताकि आप है ना पैसा बचा सको, कपड़ा बचेगा ना भाई, तो पैसा बचा सको। लेकिन इस पैसा बचाने के चक्कर में आपने क्वालिटी से क्या कर दिया, कॉम्प्रोमाइज। डेफिनेटली कपड़ा कट करा है, यानी कि हो सकता है उस व्यक्ति को वो कपड़ा टाइट भी आए, है ना। तो यानी कि आपने कॉर्नर कट करके कपड़ा तो बचा लिया, लेकिन क्वालिटी क्या कर दी, कम कर दी। यानी पैसा बचाने के लिए जब हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तब उस ईडियम को हम क्या कहते हैं, कट कॉर्नर। तो क्लियर अ स्पेस होगा नहीं, फाइंड अ सूटेबल स्पेस होगा नहीं, कंप्लीट अ वर्क भी नहीं होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, डू समथिंग इन एन इनएक्सपेंसिव एंड इजी वे। इनएक्सपेंसिव यानी आपने पैसा बचाने की पूरी पूरी कोशिश की है, लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करके। तो डू समथिंग इन एन इनएक्सपेंसिव एंड इजी वे। तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़े। नेक्स्ट अगेन ये मुझसे ग्रामेटिकल एरर जो है वो पूछ रहा है, देखते हैं क्या है। हैविंग नोन, साफ साफ पार्टिसिपल का क्वेश्चन दिख रहा है ये। तो हैविंग नोन दैट द ट्रेन वाज ऑलरेडी ऑन द प्लेटफॉर्म दे रैन फास्टली टू कैच इट। देखो ये जो फास्टली वर्ड है ना, ये ही बहुत बार एग्जाम में एरर के तौर पर पूछा है। फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं होता। फास्ट एक ऐसा वर्ड है जिसका एडजेक्टिव भी फास्ट ही होता है, और इसका जो एडवर्ब है ना वो भी फास्ट ही होता है। तो फास्ट ही एडजेक्टिव है और फास्ट ही क्या है, एडवर्ब है। तो ये ध्यान रखना, फास्टली वर्ड जो है इट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो यही मेरी एरर थी कि दे रेन फास्टली नहीं होगा, दे रैन फास्ट ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के अंदर एरर है कि फास्टली नहीं आएगा, क्या आएगा, फास्ट ही आएगा। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बोल रही है, कैंडिड का आपसे एंटोनिम पूछ रहा है। कैंडिड वर्ड हमने कई बार अपने सिनोनिम वाले वीडियो में भी देखा है। कैंडिड का मतलब होता है समवन हु इज वेरी ऑनेस्ट, जो स्ट्रेट है, सीधा स्पष्ट बोलता है, क्लियर बोलता है, मुंह पे बोलता है,
वो क्या कहलाता है, कैंडिड कहलाता है, ठीक है। तो समवन हु इज वेरी ऑनेस्ट पर्सन इज नोन एज कैंडिड। तो इसका टेंडर नहीं होगा, डिसऑनेस्ट इसका एंटोनिम हो जाएगा, इररेलेवेंट भी नेगेटिव वर्ड है, तो इसका राइट आंसर होगा गाइललेस। गाइललेस का मतलब भी क्या होता है, ईमानदार, यानी कि समवन हु इज ऑनेस्ट। तो हम ईमानदार को ही कैंडिड भी कहते हैं और हम ईमानदार को ही गाइललेस भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज माय राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अ थिंग फिट टू ईट, यानी ऐसा कोई भी चीज जो आपके खाने के लिए योग्य हो। तो खाने के लिए योग्य है तो टॉक्सिक तो होगा नहीं, टॉक्सिक तो जहरीला हो गया, पॉइजनस हो गया। अनईटेबल बेसिकली वर्ड होता नहीं है, बट अनईटेबल का मतलब क्या मान लेंगे आप, जो खाया ना जा सके, जबकि ये तो खाने के लिए बोल रहा है। अनपैलेटेबल वर्ड जो होता है ना, इसका मतलब भी यही होता है कि जो बेस्वाद है, यानी कि जो चीज़ खाने में टेस्टी नहीं है। तो बेसिकली ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर है एडिबल। एडिबल यानी खाने योग्य, यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो आप खा सकते हैं, आपके लिए बिल्कुल सही है, आपकी सेहत के हिसाब से है, वो क्या कहलाती है, एडिबल। तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, बेसिकली अगेन आपको वो सेंटेंस ढूंढना है जिसके अंदर कोई एरर नहीं है, स्पेलिंग एरर नहीं है, वो आपको ढूंढना है। देखते हैं एक एक सेंटेंस की किसमें मुझे एरर दिख रहा है, वो ऑब्वियसली सेंटेंस हट जाएगा, ठीक है। देखते हैं, तो स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स एंड हिस्टोरिकल डेटा कैन नॉट प्रेडिक्ट द, वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्या, फ्यूचर की प्रॉब्लम, फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम। तो यहाँ पर बेसिकली फ्यूचर की स्पेलिंग मुझे गलत दिख रही है। देखो फ्यूचर में साफ साफ FUTUR आता है ना, और फिर आप फ्यूचरिस्टिक वर्ड बोल सकते हैं, तो इसमें तो एरर दिख गई, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन कट गया। Many friends and memorists have described the author in detail, but there are no photos of the author available to the press. Now इस सेंटेंस में बेसिकली कोई दिख नहीं रही है स्पेलिंग मिस्टेक, पर थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी देखते हैं। The new catches of materials reveal a secret pleasance। अब ये जो वर्ड है ना pleasance, ये होता है प्लेजर से ये वर्ड आया है, तो प्लेजर की स्पेलिंग क्या होती है, PLEASURE होती है ना। तो बेसिकली प्लेजेंस की स्पेलिंग में C नहीं आता है ना, प्लेजेंस की स्पेलिंग SENCE ही होगी। तो ये भी मेरे को रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड दिख गया, यानी कि थर्ड ऑप्शन भी डिडक्ट हो गया। द ऑथर इज फेमस फॉर लीडिंग अ लाइफ ऑफ सब्टरफ्यूज। अब ये जो वर्ड है सब्टरफ्यूज, यानी कि बेसिकली वो कैसी लाइफ, एंड कॉन्ट्रडिक्शंस, यानी उनकी लाइफ कैसी होती है, सब्टरफ्यूज और कॉन्ट्रडिक्शन से भरी हुई होती है ना एक ऑथर की। यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन की स्पेलिंग में ई नहीं आता, ए आता है, कॉन्ट्राडिक्ट बोलते ना अपन। तो यहाँ पर भी मेरे को रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड दिख गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 भी डिडक्ट हो गया। तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, जिसके अंदर कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक क्लोज टेस्ट है, आप एक बार वीडियो को स्टॉप करके इस क्लोज टेस्ट को जरूर पढ़ें। वन ऑफ द वेरी बेस्ट क्लोज टेस्ट है जो इन सभी शिफ्ट्स में पूछा गया था, तो मैं चाहूंगी कि वीडियो को स्टॉप करके आप इस क्लोज टेस्ट को डेफिनेटली पढ़ें। चलिए देखते हैं क्लोज टेस्ट किसके बारे में बात कर रहा है। ये क्लोज टेस्ट मुझे कह रहा है रॉरी कूपर वॉज अ टॉप एड टू फॉर्मर हाउस मेजोरिटी लीडर एरिक कैंटर। ये कह रहा है रॉरी कूपर जो है ना वो एक टॉप एड है, टॉप एड यानी फेमस है, किसके लिए फेमस है, जो लीडर एरिक कैंटर है ना उनके बेसिकली आप ये देख ले सपोर्टर यानी उनके साथ में रहने वाले मिनिस्टर्स में फेमस है रॉरी कूपर। द अप एंड कमिंग वर्जिना रिपब्लिक, और ये कौन है, एरिक कैंटर। ये एरिक कैंटर वो हैं जो वर्जिना रिपब्लिक में हारे थे 2020 हाउस प्राइमरी में, है ना, उनके साथ रहने वाला रॉरी कूपर फेमस एक तरीके से मान लीजिए सपोर्टर है ना, उनका सपोर्ट करने वाला है, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो प्रोमिनेंट नेवर ट्रम्पर, यानी कि ये एक बहुत ज़्यादा फेमस, प्रोमिनेंट यानी फेमस लीडर है, जो कि ट्रम्पर यानी ट्रम्प, आपने अमेरिका में ट्रम्प के बारे में सुना, डोनाल्ड ट्रम्प, हाँ, तो उनका जो है ना उनका फेवर नहीं करने वालों में से, यानी उनका ओपोनेंट लीडर में प्रोमिनेंट लीडर माना जाता है एरिक कैंटर को। ओपनली डैश हाउ ऑफुल ही फाउंड द 45th प्रेसिडेंट। ओपनली के बाद हमको यहाँ पे देखनी है, तो ओपनली के बाद इग्नोरिंग हाउ ऑफुल, तो इग्नोरिंग वर्ड तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि इग्नोरिंग तो उन्होंने नहीं किया 45th प्रेसिडेंट के रूप में। फ्रिस्किंग वर्ड भी नहीं होगा, क्योंकि फ्रिस्किंग का मतलब भी नेगेटिव ही होता है। अच्छा, स्किपिंग वर्ड भी नहीं होगा, स्किपिंग यानी छोड़ देना भी नहीं है। हाँ, डिटेलिंग, यानी कि उन्होंने उन्हें 45th प्रेसिडेंट के रूप में क्या बताएंगे, सबको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ओपनली बोलेंगे, है ना, तो ओपनली डिटेलिंग कि किस तरीके से ऑफुल ही फाउंड द 45th प्रेसिडेंट कैसे बने। द कॉज कूपर हैज डैश हिमसेल्फ, ये क्या कह रहा है, द कॉज क्या कारण है कि कूपर हैज डैश हिमसेल्फ फॉर द पास्ट ईयर थ्रू इज क्लोजर टू होम, कि वो किस तरीके से पिछले साल घर के क्लोज रहे हैं, है ना, यानी कि वो कैसे रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये मुझे बोल रहा है द कॉज
कूपर हैज डैश हिमसेल्फ, खुद के ऊपर, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं इस सेंटेंस को देखूँ तो मुझे एक ऐसा वर्ड चाहिए कि हिमसेल्फ यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद टू भी आ सके। तो देखो आइसोलेट के साथ तो टू नहीं आता ना, आइसोलेटेड फ्रॉम होता है, किसी जगह से आइसोलेट होते हैं, होगा नहीं। अच्छा सॉर्टिंग से भी कोई मतलब नहीं है। हाँ कमिटेड टू हो सकता है, पैसिफाइड मतलब भी समझाना होता है तो ये भी नहीं होगा। तो कूपर हैज कमिटेड हिमसेल्फ टू, यानी इन्होंने अपने आप को क्या कर रखा है, कमिट कर रखा है फॉर द पास्ट ईयर, पिछले साल के लिए। दो इज क्लोजर टू होम, भले ही वो घर से दूर है लेकिन फिर भी मतलब घर के पास है लेकिन फिर भी उन्होंने इस काम के प्रति खुद को क्या कर रखा है, कमिटेड कर रखा है। ही इज एज ही पुट्स इट इन हिज ट्विटर बायो, उन्होंने अपने ट्विटर पे जो है ना ये बात कही है क्या, अपेरेंटली मिस्टर ओपन द स्कूल, कि भैया जो स्कूल्स है ना वो इन मिस्टर को क्या कर देने चाहिए, ओपन जो है वो कर देने चाहिए। ये इन्होंने जो अपनी बात है वो कही है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, कूपर इज डैश बिकॉज द पब्लिक स्कूल इन फेयरफैक्स, इन्होंने बोला कूपर इज डैश। अब कूपर ने क्या किया होगा, देखो कूपर ने प्रोवोक तो किया नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं किया है, एक्साइटेड बिल्कुल भी नहीं है, इंडेप्टेड भी नहीं है। कूपर इज फ्रस्ट्रेटेड, कूपर फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। क्यों फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बिकॉज जो पब्लिक स्कूल्स है ना इन कहाँ पर, फेयरफैक्स में, वर्जीनिया, वेयर ही लिव, जहाँ रहते हैं, हैव नॉट रीओपन, क्योंकि जो स्कूल्स हैं ये रीओपन नहीं हुए, इस वजह से वो क्या हो गए, फ्रस्ट्रेटेड हो गए, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। फेयरफैक्स ये फेयरफैक्स का है वॉशिंगटन डीसी में एक जगह है, सबर्ब इज वन ऑफ द स्कूल डिस्ट्रिक्ट दैट हैज मूव्ड, जो कि मूव कर रही है किस तरीके से, टुवर्ड्स इन। अब देखो स्कूल बंद है, अगर स्कूल बंद है तो डेफिनेटली वो लॉन्गेस्ट तो मूव नहीं कर रही होगी, प्लेनेस्ट भी नहीं कर रही होगी और स्ट्रेंजेस्ट भी नहीं, है ना। स्लोएस्ट जो है ना वो मूवमेंट चल रहा है उस डिस्ट्रिक्ट में, क्यों, क्योंकि स्कूल्स इतने टाइम से बंद थे। एंड इट इज स्टिल नॉट क्लोज ओनली इन द पास्ट फ्यू वीक्स, और पिछले कुछ हफ्तों में हैव स्टूडेंट स्टार्टेड टू रिटर्न टू क्लासरूम, मतलब कुछ कुछ बच्चों ने जो क्लासरूम्स में आना है वो स्टार्ट किया है। एंड ओनली अबाउट हाफ ऑफ दोज एलिजिबल, और जो लगभग आधे एलिजिबल थे हैव ऑप्टेड टू गो बैक, उन्होंने ही वापस जाने की जो है वो सोची है, फॉर एन डैश ऑफ 2 वीक्स अ डे, और वो भी हफ्ते में 2 दिन। तो फॉर एंड क्या बोलूं, आइडियल ऑफ बोल नहीं सकती, अमाउंट बोल नहीं सकती, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नहीं, एवरेज ऑफ, यानी लगभग एवरेज उन्होंने हफ्ते में 2 दिन जो है वो जाना शुरू किया है। तो अगेन ये एक बहुत अच्छा क्लोज टेस्ट मैं कहूंगी जो इस साल मतलब 2024 की शिफ्ट्स में पूछा गया था। एक बार इस शिफ्ट को आप लोग वापस फिर से देखिएगा, काफी अच्छी ये शिफ्ट थी। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में और शिफ्ट्स के साथ वापस से आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी शिफ्ट्स को रिवाइज करते रहिए, क्योंकि 2025 सीजीएल का जो पेपर है वो भी काफी सून अब आने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।